डियर स्टूडेंट्स, आज हम शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑर्गेनाइजेशन की फोर्थ थ्योरी हिस्टोजेनिक लेयर कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये सिद्धांत डर्मन साइंटिस्ट ने 1947 में प्रस्तुत किया था। डर्मन ने ट्यूनिका सिद्धांत में प्रस्तुत तथ्यों से अपनी असहमति प्रस्तुत की। इनके अनुसार किसी भी शूट का एपिकल पोर्शन, जिसे कि ग्रोइंग पॉइंट कहते हैं, उनमें अनेक मेरिस्टेमेटिक लेयर्स पाए जाते हैं। वैसे इनकी आधारभूत संख्या 3 है, लेकिन अधिकांशतः ये 3 से अधिक भी हो सकती है। इस मेरिस्टेमेटिक लेयर्स को कोई विशेष नाम न देकर डर्मन ने L1, L2 और L3 नाम दिया। These layers exist in various combination of ploidy in the shoot apices. For example, of the cells of L1 may be 2x, to those of L2 2x, and those of L3 4x. Expressed in the term of ploidy in the constitution would be 2, 2 and 4. डर्मन के अनुसार L1 एपिडर्मिस, L2 कॉर्टेक्स एवं वैस्कुलर सिस्टम का बाहरी भाग बनाती है, जबकि L3 लेयर्स वैस्कुलर सिस्टम के शेष भाग और पित्त के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। डर्मन ने इन मेरिस्टेमेटिक लेयर्स को हिस्टोजन कहा। मोटे तौर पर यह देखने में आता है कि हेंस्टिन द्वारा प्रस्तुत हिस्टोजन सिद्धांत दोनों इक्विवेलेंट होते हैं या एक समान प्रतीत होते हैं। यहाँ केवल नामों का ही अंतर है, लेकिन आजकल इस सिद्धांत की कोई मान्यता नहीं है। द नेक्स्ट थ्योरी इज मेंटल कोर थ्योरी। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस थ्योरी को पोफाम और चैन ने 1950 में प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार किसी भी शूट पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स की 2 लेयर्स पाई जाती हैं, यानी कि एपेक्स पोर्शन 2 लेयर्स में डिफ्रेंशिएट होता है। बाहरी क्षेत्र की कोशिकाएं डोम शेप्ड होती हैं और इस क्षेत्र को मेंटल कहा जाता है, जबकि केंद्रीय भाग या सेंट्रल पार्ट की मेरिस्टेमेटिक सेल्स का जो ग्रुप है वो कोर कहा जाता है। ये विचारधारा ट्यूनिका कार्पस थ्योरी का ही एक संशोधित प्रारूप कहा जा सकता है, जिसमें कोर की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है उसको फर्दर 3 उपक्षेत्रों में या 3 सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। मेंटल क्षेत्र की कोशिकाएं सदैव एंटीक्लाइनल रूप से डिवाइड करती हैं और सामान्यतः ये एक रो या पंक्ति में व्यवस्थित होती हैं, जबकि कोर को फर्दर 3 उपक्षेत्रों में बांटा गया है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि डायग्राम में आप इसे आसानी से देख सकते हैं। नंबर 1 सब एपिकल मेरिस्टेम, नंबर 2 पेरिफेरल मेरिस्टेम एंड नंबर 3 सेंट्रल मेरिस्टेम। सब एपिकल मेरिस्टेम, इस क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं वो शूट की ग्रोथ में एक्टिव पार्टिसिपेट करनी चाहिए, लेकिन बॉटनिस्ट के अनुसार इस पिंड या कोर क्षेत्र की बाहरी लेयर, जिसकी कोशिकाएं बहुत ही स्लो या धीमी गति से ही डिवाइड करती हैं। पेरिफेरल मेरिस्टेम, इन सेल्स में एक्टिविटी अधिक होती है। ये कोशिकाएं अंदर की ओर स्थित होते हैं और एक्टिव भी ज़्यादा होती हैं, और इनकी एक्टिविटी या सक्रियता के कारण कॉर्टेक्स और प्रोकैम्बिया का निर्माण होता है।
and the third is central मेरिस्टेम। पिंड या कोर क्षेत्र की सबसे भीतर की कोशिकाएं सेंट्रल मेरिस्टेम कहलाती है और इनकी एक्टिविटी या सक्रियता से पित्त का निर्माण होता है। अधिकांशतः बॉटनिस्ट ने इस सिद्धांत से अपनी असहमति प्रस्तुत की, क्योंकि कोर क्षेत्र की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनमें डिफ्रेंशिएशन या विभेदन स्पष्ट नहीं होता है। एंड द नेक्स्ट इज फ्रेंच स्कूल कॉन्सेप्ट और एनी इनिशियल मेरिस्टेमी डी अटेंडेंट थ्योरी। शूट की मेरिस्टेमेटिक सेल्स की कार्यप्रणाली को समझने के लिए ये सिद्धांत या थ्योरी अनेक फ्रांसीसी वैज्ञानिकों द्वारा दी गई, जिसे प्लैंक्टिफोल, बुवेट, कैम्फोर्ट, इन तीनों साइंटिस्टों के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी स्टेम की मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र में 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। नंबर 1 एनी इनिशियल, नंबर 2 मेरिस्टेमी डी अटेंडेंट और वेटिंग मेरिस्टेम, एंड द थर्ड इज मेरिस्टेम मेड्यूलरी। एनी इनिशियल, इस क्षेत्र की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो स्टेम के बाहरी या पेरिफेरल क्षेत्र जैसे कि एपिडर्मिस एवं कॉर्टेक्स की बाहरी लेयर या फिर एंडोडर्मिस का निर्माण करती हैं। सेकेंड, मेरिस्टेमी डी अटेंडेंट, द वेटिंग मेरिस्टेम which becomes active only during the formation of terminal flower or inflorescence। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस क्षेत्र की कोशिकाएं प्राय एक्टिव नहीं होती तथा फ्लावरिंग के समय ही आवश्यकता पड़ने पर एक्टिव होकर इन्फ्लोरेसेंस यानी कि पुष्पक्रम और फ्लावर यानी कि पुष्पों का निर्माण करती है। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स बाहरी परत के ठीक नीचे स्थित होती है। एंड द थर्ड रीजन इज मेरिस्टेम मेडुलरी। इस मेरिस्टेमेटिक सेल्स की कोशिकाएं शूट एपेक्स के केंद्रीय भाग यानी कि सेंट्रल पार्ट में पाई जाती हैं और इनकी एक्टिविटी से वैस्कुलर सिस्टम और पित्त का निर्माण होता है। वेटिंग मेरिस्टेम्स की हाइपोथेसिस इस विचारधारा का सबसे अधिक विवादास्पद बिंदु कहा जा सकता है, क्योंकि अधिकांशतः वैज्ञानिकों के अनुसार शूट एपेक्स में उपस्थित सभी मेरिस्टेमेटिक सेल्स एक्टिव वो कार्यक्षम होती है यानी कि फंक्शनल होती है। वेटिंग मेरिस्टेम जैसी कोई चीज इनमें नहीं पाई जाती। इस डायग्राम में आपको मेरिस्टेम डी अटेंडेंट थ्योरी के बारे में बताया गया है, जिसमें एनी इनिशियल एरिया, मेरिस्टेम डी अटेंडेंट एरिया जिसके कि 2 पार्ट हैं, प्रोमेरिस्टेम स्पोरोजिनी एंड प्रोमेरिस्टेम रिसेप्टिकुली, एंड द थर्ड एरिया इज मेरिस्टेमी मेडुलरी। अब लास्ट में हम पढ़ेंगे न्यूमन्स कॉन्सेप्ट, जो कि मॉडर्न थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी शूट एपेक्स में मेरिस्टेमेटिक सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए
न्यूमन्स ने 1962 और 65 में अपनी एक नवीन विचारधारा प्रस्तुत की थी और इस विचारधारा के अनुसार किसी भी वैस्कुलर प्लांट्स के विभिन्न ग्रुप्स में पाए जाने वाले जो शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको किसी एक सिद्धांत से समझना अत्यंत ही कठिन कार्य होता है। न्यूमन्स के अनुसार शूट एपेक्स में पाए जाने वाले अधिक या मेरिस्टेमेटिक सेल्स को कंटिन्यूटिंग मेरिस्टेमेटिक रेडिड्यू या सतत विभाज्योतिकी अवशिष्ट कोशिकाएं कहा जा सकता है। और इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि विभिन्न प्लांट समूह में 3 प्रकार के शूट एपेक्स पाए जाते हैं। नंबर 1 मोनोप्लेक्स, नंबर 2 सिंप्लेक्स एंड नंबर 3 डुप्लेक्स टाइप। मोनोप्लेक्स टाइप का शूट एपिक्स ऑर्गेनाइजेशन लोअर वैस्कुलर प्लांट्स जैसे कि फर्न्स इत्यादि में पाया जाता है और इसकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स एकल या परत के रूप में भीतर की ओर स्थित होती हैं और ये एक ही तल में विभाजित होकर फर्न्स के शूट की लंबाई में वृद्धि करती हैं। सेकंड सिंप्लेक्स टाइप। इस प्रकार के शूट एपेक्स में एक या एक से अधिक स्तर पाए जाते हैं और इनमें एंटीक्लाइनर और पेरिक्लाइनल डिवीजन पाया जाता है जिसका एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म। थर्ड डुप्लेक्स टाइप प्राय एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स यानी कि हायर या एडवांस प्लांट्स में पाया जाता है और इसकी कोशिकाएं या सेल्स 2 या 2 से अधिक तल में विभाजित होने की क्षमता रखती है। एक से अधिक पंक्तियों में व्यवस्थित भी होती हैं और जब ये सेल्स डिवाइड करती हैं तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बाहरी परत की जो सुपरफिशियल लेयर्स है उसे हम एस कहते हैं और ये एंटीक्लाइनल रूप से डिवाइड करती हैं जबकि आंतरिक परत जो है वो सभी तलों में डिवाइड करती हैं। तो आज हमने पढ़ा शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑर्गेनाइजेशन की 7 थियरीज। तो जितने भी व्यूज़ या मत हैं उन सभी की स्टडी से ये पता चलता है कि शूट एपिकल ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए कोई भी विचारधारा पूरी तरह से खरी नहीं उतरती है, लेकिन फिर भी इन सभी में ट्यूनिका कार्पस थ्योरी उपयुक्त सभी अवधारणाओं में सबसे अधिक एक्सेप्टेबल है और सिंपल है, सुगम है, इजीली है और इसी को ही सभी वैज्ञानिकों ने सही भी माना है। कुछ रेफरेंस बुक्स जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें इम्पॉर्टेंट बुक है अ टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी, प्लांट एनाटॉमी एंड इकोनॉमिक बॉटनी, वॉल्यूम 3 बाय एस.एन. पांडे एंड ए. चड्डा। इस बुक में और भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। थैंक यू गाइस।